प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वाकई इस्तीफा देने जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा? ये दो सवाल हैं और दो सवाल बिल्कुल अलग अलग है। सवाल इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस का झोली भर करके गुणगान किया। 11 साल में पहली बार था कि वो लाल किले की प्राचीर से बोल रहे थे और आरएसएस का खूब वो गुणगान कर रहे थे। लेकिन गुणगान हुआ और उसके बाद में एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ गई। दिल्ली के अंदर आरएसएस की एक बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है और ये संभवतः पहली खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, किसी चैनल पर ये खबर अभी है नहीं। आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने जा रही दिल्ली में 19 और 20 अगस्त को। और सबसे बड़ी बात यह है, इसमें मोहन भागवत भी शामिल रहेंगे। और ना केवल मोहन भागवत इसमें है, बल्कि मोहन भागवत यानी आरएसएस के नंबर 1 टॉप पोजीशन मोहन भागवत सर संचालक, और उसके बाद में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले नंबर 2, और उसके बाद में आरएसएस के 6 सर कार्यवाहक वो भी इसमें रहेंगे, यानी आरएसएस की टॉप लीडरशिप वो इसमें रहेगी। और उसके बाद में जितने भी आरएसएस के जितने पदाधिकारी हैं, शीर्ष पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें रहेंगे। मतलब आप कुल मिलाकर के मान सकते हैं कि भैया आरएसएस का पूरा ब्रेन वो दिल्ली में होगा और दिल्ली के अंदर वो क्या फैसला लेंगे, किस तरीके से बातचीत होगी, कि दिल्ली में किस तरीके से आगे आने वाले समय के लिए चर्चा की जाएगी, ये महत्वपूर्ण है। आरएसएस अपनी तरफ से बता रहा है कि भैया हमारी इस बैठक का मकसद है कि ट्रंप टैरिफ लगा रहा है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। आर्थिक समूह की जो है ये की बैठक होगी और उसमें मोहन भागवत इसकी अध्यक्षता करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या नेता जो बोलते हैं वही करते हैं, या ये तो सिर्फ दिखाने के लिए, कहने के लिए एक मुखौटा है कि हम इसलिए बैठक कर रहे हैं? और जाहिर सी बात है, कोई भी नेता जब मिलेंगे तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम मोदी को हटाने के लिए बैठक कर रहे हैं, या मोदी को कुर्सी से कैसे उतारा जाए इसके लिए बैठक कर रहे हैं, या मोदी अपने जन्मदिन जो कि 1 महीना 1 दिन, यानी आज जब मैं खबर बोल रहा हूं, कल से पूरा पूरा नेट 1 महीना रह जाएगा, 17 सितंबर, तो क्या नरेंद्र मोदी वो अपने जन्मदिन पर इस्तीफा दे दें, ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है? आरएसएस के बहुत सारे बयान है, मोहन भागवत के बहुत सारे बयान है, लेकिन दिल्ली में आकर के उनका डेरा डालना, 2 दिनों की बैठक करना, ये बहुत अपने आप में जो खास हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है। विशेष परिस्थितियों को छोड़ करके सामान्य परिस्थितियों में संघ के आर्थिक समूह की बैठक में इतने ऊंचे और वरिष्ठ अधिकारी जैसे सर संचालक, सर कार्यवाहक शामिल नहीं होते हैं। लेकिन 19 और 20 अगस्त को आरएसएस की जो बड़ी बैठक दिल्ली में होगी वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के नेतृत्व में होगी और सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सभी 6 सह कार्यवाहक वो रहेंगे इसमें, और उसके साथ साथ संघ के शीर्ष पदाधिकारी वो इसमें रहेंगे। तो अब सवाल ये हो जाता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जो गुणगान किया था उसका भी असर नहीं है? क्या आरएसएस मानने के लिए तैयार नहीं है और 2 दिनों की ये बैठक नरेंद्र मोदी की विदाई पर मोहर लगाएगी? नरेंद्र मोदी की विदाई वो तय हो जाएगी 19 और 20 तारीख की बैठक में। देखिए, वैसे भी मैंने 2-3 दिन पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही थी, डिनर जो राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से दिया गया, तो डिनर में बात तो हो रही थी कि आरएसएस एसआईआर को लेकर के जो चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी ने समझाया प्रेजेंटेशन के तहत कि किस तरीके से कहां पर वोट चोरी हुआ, कैसे वोट चोरी हुआ। लेकिन उस वक्त में भी मैंने कहा था कि भैया राजनीति में 1 और 1 11 हो ये भी संभव है, 1 और 1 2 हो जाए ये भी संभव है, और 1 और 1 0 हो जाए ये भी संभव है। तो राजनीति में ये नहीं कहा जा सकता कि कोई स्माइल देके जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, वो खुश है इसलिए स्माइल दे रहा है, या वो इसलिए स्माइल दे रहा है कि बस अब इसके कुछ ही दिन बचे हैं फिर उसके बाद में इसका पत्ता कटने वाला है इसलिए वो खुश है, या वो कैमरों को दिखा रहा है कि वो खुश है लेकिन वो खुश नहीं है। बहुत सारी जो है वो अपने आप में अलग अलग बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। तो अब मोहन भागवत वो शामिल तो हो रहे हैं इस बैठक में कि ट्रंप पर टैरिफ जिस तरीके से ट्रंप लगा रहे हैं उसको लेकर के हम चर्चा करें। लेकिन सवाल एक ये भी है कि क्या आरएसएस कोई ऐसा संगठन है जो सरकार के साथ में मिलकर के काम करता है? सरकार की आर्थिक सलाहकार का काम आरएसएस के पास में है? नहीं। तो फिर जो है वो बीजेपी के लोग इसमें कैसे शामिल होंगे? क्योंकि खबर यह भी है कि बीजेपी के भी टॉप लीडरशिप के
कुछ नेता वो आरएसएस की इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, या फिर आरएसएस वो यहां से एक एजेंडा सेट करके बीजेपी को ट्रांसफर करेगी। वैसे तो खैर आरएसएस ही सारा रिमोट कंट्रोल है, यही बार बार उन पर आरोप लगता है। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह हो जाता है कि कल नरेंद्र मोदी जी ने वो खूब प्रशंसा की। इससे पहले इसी साल मार्च में नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जो है वो बहुत जम करके प्रशंसा की। उनका जिंदगी का पहला पॉडकास्ट हुआ था और उसमें उन्होंने खूब प्रशंसा की थी। और अब जो है आरएसएस क्या मान जाएगी नरेंद्र मोदी को, कम से कम उनका कार्यकाल का विस्तार मिल जाएगा, या अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। कल नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि आज मैं गर्व के साथ में कहना चाहता हूं कि 100 वर्ष पूर्व एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्र के सेवा के 100 वर्ष एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ में मां भारती के कल्याण के उद्देश्य से स्वयंसेवकों ने अपनी जीवन मातृभूमि के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। एक तरह से आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। इसका 100 वर्ष का समर्पण का इतिहास है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी कल पूरी तरह से आरएसएस का गुणगान करते हुए नजर आए। हालांकि आरएसएस का गुणगान करते करते वो इस बात को भूल जाते हैं कि वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस वो समर्पण के साथ में काम करता है। लेकिन आरएसएस पर सबसे ज्यादा सवाल तो यही उठते हैं कि भाई आरएसएस अपने आप को रजिस्टर क्यों नहीं कराता है? जब इतना बड़ा संगठन है दुनिया का तो टैक्स क्यों नहीं देता है? वही वो एक नरेंद्र मोदी कहते हैं वो एनजीओ के भांति काम कर रहा है। तो ये और जो आरएसएस है वो आप मान करके चलिए बीजेपी की नर्सरी है। वहीं से बीजेपी के लिए पौधे निकाले जाते हैं और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन कहां पर अध्यक्ष बनेगा, कौन कहां पर मंत्री बनेगा, महामंत्री बनेगा, ये सब आरएसएस के दरबार में ही तय होता है। और अगर कोई बड़ा बनता भी है तो फिर उसके बाद में वो जाकर के आरएसएस के दरबार में मत्था भी टिकाता है। एक सच ये भी है कि नरेंद्र मोदी 11 साल तक प्रधानमंत्री बनने के बाद में कभी भी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में नहीं गए, लेकिन अब उनको जाना पड़ा। अभी हाल में वो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में भी गए। फिर उसके बाद में मार्च में उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक पॉडकास्ट में जम करके आरएसएस की प्रशंसा की, और कल लाल किले से। तो ये इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आपको याद होगा ये जो चुनाव हुआ था जिसमें बीजेपी मान करके चल रही थी कि 400 पार हो जाएंगे। उस वक्त में बीजेपी के महान नेता, सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी जेपी नड्डा ने कह दिया था कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। मतलब वाकई जो है वो अगर बीजेपी के एंगल से देखें, ये जरूरत नहीं थी कि कोई इस तरीके का बयान चलते चुनाव के अंदर कोई नेता दे। और आरएसएस जो है वो बीजेपी की मां कही जाती है। आप कितने ही बड़े हो जाए, आप आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, आप
दुनिया के प्रधानमंत्री, दुनिया के जो है वो सबसे बड़े नेता बन जाए, किसी भी देश के प्रधानमंत्री बन जाए, मां से थोड़ी ना कोई बड़ा होता है। ठीक है, आरएसएस को लेकर के अपने आप में बहुत सारे विवाद हैं, आरएसएस के अपने काम करने के तरीकों पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन ऑफिशियली तो आप यही कहेंगे ना भाई कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जहां से बीजेपी के बहुत सारे नेता निकल करके आए, और वहीं पर जेपी नड्डा ने इस बात को कह दिया था कि अब हमें जरूरत नहीं है। अटल के समय पर आरएसएस की जरूरत पड़ती थी, अब बीजेपी सक्षम है। और उनके इस बयान को यह समझा गया कि वाकई अब मोदी आरएसएस से भी बड़े हो गए हैं। बीजेपी का कोई भी नेता उसमें हिम्मत नहीं है कि वो आरएसएस की कभी आलोचना कर सके। आलोचना, बुराई छोड़िए, आलोचना भी नहीं कर सकता है, सवाल भी नहीं उठा सकता है, और जिसने उठाया समझ लीजिए वो उठ गया बीजेपी से, फिर उसका बीजेपी में दाना पानी खत्म हो जाता है, फिर वो कहीं और किसी पार्टी में शरण ले तो अलग बात है। लेकिन जेपी नड्डा ने यह बात कह दी, और जाहिर सी बात है जेपी नड्डा, उनके बारे में कहा जाता है कि वो कहां तक चलेंगे, कितना चलेंगे, ये भी बीजेपी तय करती है, नरेंद्र मोदी साहब तय करते हैं। खैर छोड़िए उन सब बातों को। सवाल यह है कि क्यों आखिरकार जो है वो जेपी नड्डा ने यह कहा, और उसके बाद में जब चुनाव के नतीजे आए, 4 जून को चुनाव के नतीजे आए, और उसके बाद में एक हफ्ते के बाद में मोहन भागवत उन्होंने बयान दिया। मोहन भागवत ने नहले पर दहला मारा, और मोहन भागवत ने कहा कि हम तो भाई काम करते हैं, ये लोकमत है, 5 साल में लोकमत जो है वो अपना फैसला देता है। यानी एक तरीके से मोहन भागवत उन्होंने जैसे को तैसा कहते हुए पल्ला सा झाड़ दिया कि ठीक है, नरेंद्र मोदी की 240 आ गई तो अब हम क्या करें। जैसे होता है ना कि भाई कोई आदमी है, उसका अगर कुछ नुकसान हो जाता है या आदमी उतने नंबर नहीं ला पाता है तो दुख होता है कि यार तुमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन यार तुम्हारा नहीं आया, वाकई मुझे भी बहुत दुख है। एक होता है कि ठीक है भाई अब आगे तेरा क्या कर सकते हैं। ये वाला एटीट्यूड जो है वो मोहन भागवत का मात्र चुनाव के रिजल्ट के एक हफ्ते के बाद में। सुनिए जरा। क्योंकि बाहर तो वातावरण दूसरा है, चुनाव संपन्न हुए, उसके परिणाम भी आए, कल सरकार भी बन गई, ये सब हो गया, लेकिन उसकी चर्चा अभी तक चलती है। जो हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये अपने देश के प्रजातांत्रिक तंत्र में प्रति 5 वर्ष होने वाली घटना है, होती है। उसके अपने नियम है, डायनेमिक्स है, उसके अनुसार होता है। अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला वो प्रसंग है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हम चर्विचर्वण करते रहे, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समाज ने अपना मत दे दिया, उसके अनुसार सब होगा। क्यों कैसे, इसमें संघ के हम लोग नहीं पढ़ते। हम अपना कर्तव्य करते रहते, लोकमत परिष्कार का प्रतिवर्ष करते हैं, प्रति चुनाव में करते हैं, इस बार भी किया है। और इसके बाद में तो मोहन भागवत ने मानो नरेंद्र मोदी के सामने शीशा रख दिया था, एक ऐसा शीशा रख दिया था, एक ऐसा आईना रख दिया था जिसमें नरेंद्र मोदी जब अपने चेहरा देखते थे तो चुभते थे, अपने आप को ही चुभने लगते थे। मोहन भागवत ने मणिपुर को लेकर के बयान दिया कि हमारे ही देश में एक राज्य है जिसमें हिंसा हो रही है लगातार, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये बहुत सारे बयान है, मैं सुनाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट्स में बता रहा हूं। मणिपुर को लेकर के उन्होंने ये बात कही। उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था चुनाव के समय पर कि जब मेरी मां थी तब तक तो मुझे लगता था कि मैं बायोलॉजिकल हूं। मतलब ये भी एक बिना सिर पैर का बयान था। और नरेंद्र मोदी से किसने कहा यह बयान देने के लिए? उन्होंने एक बार नहीं, इसको 3-4 बार कहा था कि मां के मरने के बाद में मुझे लगा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो ईश्वर ने किसी विशेष काम के लिए भेजा है। जिनको कायदे से विशेष काम के लिए भेजा भी जाता है, पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम मान के देखें, भगवान कृष्ण हो, राम हो, अर्जुन हो, जो भी हो, जिनको भी भेजा भी गया तो उन्होंने कभी आकर के धरती पर यह नहीं कहा कि सब साइड में हो जाओ, मैं आ गया हूं तुम्हारा अवतार लेकर के, तुम्हारा उद्धार मैं ही करूंगा। किसी ने यह नहीं कहा। सब जो है वो अपनी लोक लीलाएं करते 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 और उसके बाद में जैसा जो उनको काम मिला था, या पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, वो करके चले गए। किसी ने ये अहंकार नहीं पाला। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब कुर्सी पर थे, चुनाव में थे, चुनाव में सहजता के साथ में अनुरोध के साथ में जो है जाते हैं ताकि विरोध कम हो। लेकिन आप तो खुल करके भैया अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बोल रहे थे। उसके बाद में राहुल गांधी ने इसको सीरियसली ले लिया। राहुल गांधी ने पकड़ करके खूब इस मुद्दे को झकझोरा कि भाई हम तो
माता पिता के द्वारा जन्मे हैं, हमें काटते हैं तो हमें खून निकलता है। तो इस चीज को जो है मोहन भागवत ने कहा बाद में, चुनाव के बाद में, कि कुछ ऐसे नेता हैं जो अपने आप को सुपरमैन समझने लग जाते हैं। ये मोहन भागवत की वर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, सुपरमैन, यानी एक तरीके से निशाना वही महामानव कहा उन्होंने ये बात, कि कुछ लोग अपने आप को महामानव समझने लग जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। तो ये सब किसके लिए थे? और मोहन भागवत कोई बच्चे नहीं है, जाहिर सी बात है उन्होंने कितने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को अपनी गोद में खिलाया होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कितने बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं पर सिर पर हाथ रख करके उनको आगे काम के लिए बढ़ाया है। तो मोहन भागवत भली भांति जानते हैं कि राजनीति में एक भी शब्द बोलना उसके कितने मायने निकाले जाते हैं, और किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं और उसको किस कॉन्टेक्स्ट में लिया जाएगा, इस बात को मोहन भागवत भली भांति समझते हैं। लेकिन फिर भी ये बातें कही गई। और अभी हाल में 4 दिन पहले ही मोहन भागवत ने एक और बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई आज के वक्त में शिक्षा और स्वास्थ्य वो ऐसे मुद्दे हो गए हैं जो लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। शिक्षा और स्वास्थ्य वो अब लोग उस पर जो है वो काम नहीं कर पा रहे और सरकार को उस पर काम करना चाहिए। मतलब एक तरीके से मोदी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब 11 साल से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, देश भर में 1.5 दर्जन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और फिर भी अगर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मूलभूत मुद्दे वो अगर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं, तो मोहन भागवत साहब किसको आईना दिखा रहे थे? मोहन भागवत किसको कह रहे थे कि भैया तुम्हारा काम तो बेकार है? और मोदी जी तो कहते हैं भाई मैं फकीर आदमी हूं, झोला लेकर के आया हूं, गरीबों के लिए काम कर रहा हूं। वो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा होते थे, वो शहजादे थे, वो अमीरों को सब कुछ करते थे। वो अगर पद्मश्री और ये फला फला जो पुरस्कार होते थे वो भी अपने अपने लोगों को देते थे। मुझे गरीबी किताबों में नहीं पढ़नी पड़ी, मैंने गरीबी को हकीकत में झेला है, जिया है। तो ये सारी बातें हैं। तो फिर शिक्षा और स्वास्थ्य, मोहन भागवत को ये बात क्यों कहनी पड़ी कि शिक्षा और स्वास्थ्य वो आम आदमी की पहुंच से बिल्कुल बाहर हो गए? और जब ये सारा मुद्दा चल रहा है तो इसको लेकर के कांग्रेस कहां पर चुप बैठने वाली है? कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने कहा कि आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक की जगह पर उन्होंने कहा राष्ट्रीय संदिग्ध संघ के 100 साल का इतिहास है। 25 साल अंग्रेजों की मुखबिरी की, 25 साल तिरंगे और संविधान का तिरस्कार किया, 25 साल मंदिर और मस्जिद के झगड़े किए, 25 साल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के साजिश में गुजारे। आज प्रधानमंत्री इस संगठन का नाम लाल किले से लेकर के इस देश के संविधान का, इस देश के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। साथियों, 15 अगस्त को लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण एक गौरवमयी परंपरा है इस देश की। बचपन में पूरे परिवार के साथ प्रधानमंत्री का भाषण 15 अगस्त का जरूर सुना जाता था, भले प्रधानमंत्री किसी पार्टी के हो। और इस गौरवमयी परंपरा को स्थापित किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि इतिहास के एक प्रतीक पर खड़े होकर भारत के भविष्य की बात करना, भारत से साझा करना अपने भविष्य के सपने। अफसोस की बात यह है कि पिछले 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने इस गौरवमयी परंपरा को तार तार कर दिया। जब लाल किले से प्रधानमंत्री बोलते हैं वो भूल जाते हैं कि वो किस विचारधारा के हैं। वो संविधान की विचारधारा को सर्वोपरि मान के बोलते हैं और पूरे देश को जोड़ते हुए बोलते हैं। पूरा देश को, एक एक व्यक्ति को, वो नॉर्थ ईस्ट हो, साउथ हो, नॉर्थ हो, वेस्ट हो, सेंट्रल हो, सबको लगता है कि नहीं मेरे मन की बात की है प्रधानमंत्री ने। लेकिन आज का भाषण अगर आपने सुना तो इतना संकीर्ण था और इतना द्वेष से भरा हुआ था कि यह भाषण जोड़ने के लिए नहीं था, यह भाषण तोड़ने के लिए था। संघ का नाम लेना प्रधानमंत्री की मजबूरी हो सकती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लाल किले से लेना, उनकी तारीफ करना इनकी बहुत बड़ी मजबूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अब इनकी सेवानिवृत्ति की बात करनी शुरू कर दी है। आप आपस में चाटुकारिता करते रहिए एक दूसरे की, लेकिन आप संघ का नाम लेकर लाल किले से आप सरदार पटेल का अपमान कर रहे हैं, आप बाबा साहब आंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, आप महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, आप संविधान का अपमान कर रहे हैं, आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। ये आप कैसे कर सकते हैं? इसी संविधान की शपथ लेकर आप यहां लाल किले तक पहुंचे हैं, इसी तिरंगे की वजह से आप लाल किले तक पहुंचे हैं, लेकिन नहीं, आपने आज इन तमाम प्रतीकों का अपमान किया। और जिसका आदर्श संघ हो वो महात्मा गांधी के खिलाफ ही होगा, उस विचारधारा के खिलाफ ही होगा, वो संविधान और तिरंगे के खिलाफ ही होगा। संघ इस वर्ष 100 साल का अपनी जयंती मना रहा है।
पहले 25 साल संघ ने मुखबिरी करके गुजारे अंग्रेजों, उसके अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का तिरस्कार करते हुए गुजारे, और उसके बाद वाले 25 साल इन्होंने मंदिर मस्जिद के झगड़े पैदा करके गुजारे। पिछले 25 साल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक कैसे मारे जाएं, ये साजिश रचते हुए गुजारे। संघ ऐसी कोई साजिश नहीं है जिसमें शामिल ना हो, जिसमें उसकी संदिग्ध भूमिका ना हो। इसका तो नाम ही राष्ट्रीय संदिग्ध संघ रख देना चाहिए। ऐसे संगठन का नाम आप लाल किले से 15 अगस्त को ले रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ, पूरे देश को अफसोस हुआ। और इतने अंधे हो गए हैं आप इस संविधान के खिलाफ, इस देश की आत्मा के खिलाफ, इस देश की विचारधारा के खिलाफ, कि आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक पोस्टर निकाला। उस पोस्टर में सावरकर तिरंगे से भी ऊपर, गांधी जी से तो ऊपर रखा ही, तिरंगे से भी ऊपर रखा, और उस पोस्टर से आंबेडकर जी गायब, नेहरू जी गायब, नीचे भगत सिंह जी और सुभाष चंद्र बोस रखे हुए हैं। अरे किसका नाम ले रहे हैं आप? जिनकी भूमिका संदिग्ध रही हो, जिनका इतिहास बहुत बुरी तरह से काला हो, उस व्यक्ति को आप 15 अगस्त के दिन तिरंगे से ऊपर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सामान्यकरण कर रहे हैं। यू आर नॉर्मलाइजिंग सावरकर, यू आर नॉर्मलाइजिंग द कॉन्स्पिरेटर्स ऑफ महात्मा गांधीज असैसिनेशन। ये सामान्यकरण हम होने नहीं देंगे, ये देश नहीं होने देगा। ये देश संघ के खिलाफ हमेशा रहा है। आप तिकड़म से जीत जाते हैं, वो तिकड़म भी अब एक्सपोज हो रही है। इसका मतलब नहीं कि आपने देश का दिल जीत लिया, इसका मतलब ये नहीं कि गोडसे जीत सकता है, इसका मतलब नहीं कि सावरकर इस देश में कभी जीत सकता है। बहरहाल आरएसएस और बीजेपी कहने के लिए तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि राजनीति में कई बार चाचा भतीजों की वजह से कुर्सी चली गई, सत्ता चली गई। कई बार बाप बेटों की लड़ाई, वहां पर सत्ता चली गई। मैं कई उदाहरण आपको दे सकता हूं। हरियाणा के अंदर, हरियाणा में आप देखिए कि बाप बेटे की लड़ाई थी, इन्हें लोग पार्टी टूट गई। चाचा भतीजे की लड़ाई लखनऊ में सपा कार्यालय में खूब हुई, और कई सारे चाचा भतीजों की लड़ाई है। बिहार में चले जाइए, वहां पर भी चाचा भतीजे की लड़ाई हुई पासवान परिवार में। तो ऐसे में अब क्या वाकई बीजेपी में एक कुनबा तैयार हो रहा है जो नरेंद्र मोदी को फूटी आंख देखना नहीं चाहता है, और वो दिन गिन रहे हैं, वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब कौन आए और कब उसके कंधे पर बंदूक रख करके हम भी चलाएं। हम भी इंतजार में हैं। तो बहरहाल आरएसएस की बैठक है, और इस बैठक के मायने क्या है और इस बैठक से निकल करके क्या आता है, इस बात का इंतजार रहेगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।